हेलो फ्रेंड, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब ख़ानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज़। इस किताब में बहुत ही तफसील से बताया गया है कि ख़ानदान कैसे बना। हमने इस किताब के 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज हम इस किताब का तीसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस किताब का तीसरा चैप्टर है ख़ानदान। आइए शुरू करते हैं। ख़ानदान। मॉर्गन ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इराक़वास लोगों में गुजारा, जो आज भी रियासत न्यूयॉर्क में बसे हुए हैं। इन्हीं के एक कबीले ने इसे अपना लिया था। वो कबीला सेनिका के नाम से जाना जाता है। मॉर्गन ने एक अजीब व गरीब चीज़ ये देखा कि इन लोगों में क़राबतदारी का जो निज़ाम कायम है, इसमें और इनके असली ख़ानदानी ताल्लुकात में तजाद है। इनमें आम तौर पर ये रिवाज था कि एक एक जोड़ा आपस में शादी करता था और फिर में से भी आसानी के साथ इस रिश्ते को तोड़ सकता था। मॉर्गन इसको जोड़ा ख़ानदान कहता था। ऐसे शादीशुदा जोड़े की औलाद को सभी जानते और मानते थे और किसी को इसमें शोभा नहीं हो सकता था कि बाप, माँ, बेटा, बेटी, भाई और बहन किसको कहा जाए। लेकिन हकीकत में इन इस्तिलाहों का इस्तेमाल बिल्कुल उल्टे ढंग से होता था। इराक़वास लोग सिर्फ अपनी ही औलाद को नहीं बल्कि अपने भाइयों की औलाद को भी बेटा और बेटी कहते थे और वो उन्हें बाप कहते थे। इसके बरक्स बहन की औलाद को वो भांजा और भांजी कहते, वो उन्हें मामू पुकारती। दूसरी तरफ इराक़वास औरतें अपनी औलाद के साथ साथ अपनी बहन की औलाद को बेटा और बेटी कहती और वो उन्हें माँ कहती। इसके बरक्स भाई की औलाद को भतीजा भतीजी कहती और उन्हें फूफी कहती। भाइयों की औलाद आपस में एक दूसरे को भाई बहन कहा करते और इसी तरह बहनों की औलाद भी एक दूसरे को यही कहती। लेकिन इसके बरक्स एक औरत और इसके भाई की औलाद एक दूसरे को मेरे फुफेरे भाई या बहन कहकर पुकारती। और ये महज कोरी इस्तिलाहें नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे खून के रिश्ते की कुर्बत, इनके हमजद होने और इनकी बराबरी और ना बराबरी के ख़यालात काम कर रहे हैं। और ये ख़यालात बराबरदारी के एक मुकम्मल निज़ाम की बुनियाद का काम देते हैं, जिसमें एक शख्स के सैकड़ों मुख्तलिफ रिश्तों का इज़हार किया जा सकता है। इसके अलावा ये निज़ाम न सिर्फ अमेरिका के तमाम इंडियनों में पाया जाता है, जिनमें अभी तक कोई इससे मुस्तस्ना नहीं मिला, बल्कि इसके रिवाज यूँ का त्यों बिना किसी तब्दीली के हिंदुस्तान के कदीम बासिंदों में, दक्कन के द्राविड़ी और शुमाली हिंदुस्तान के गोरा कबीलों में पाया जाता है। जनूबी हिंदुस्तान के तामिलों में और रियासत न्यूयॉर्क में इराक़वास कबीले के सनीका लोगों में रिश्तेदारी की जो सूरतें पाई जाती हैं, वो 200 से ज़्यादा रिश्ते में आज भी दोनों जगह एक हैं। और अमेरिका के सारे इंडियनों की तरह हिंदुस्तान के इन कबीलों में भी ख़ानदान की मौजूदा शक्ल से पैदा होने वाले ताल्लुकात में और हम ख़ानदान के निज़ाम में तजाद है। इसकी वजह क्या हो सकती है? ऐद वहशत और ऐद बर्बरियत में सभी लोगों के यहाँ समाजी निज़ाम के अंदर क़राबतदारी की एक फ़ैसला कुन अहमियत होती है। लिहाजा एक ऐसे वसी निज़ाम की तवज्जुहात महज अल्फाज के ज़रिए नहीं की जा सकती। एक ऐसा निज़ाम जो आम तौर से सारे अमेरिका में और इसी तरह एशिया में भी एक बिल्कुल मुख्तलिफ नस्ल के लोगों में फैला हुआ है, जिसकी कम व बेश बदली हुई सूरतें सारे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ऐसे निज़ाम की तारीख़ी तौज़ीह ज़रूरी है। इसकी तौज़ीह इस तरह नहीं की जा सकती जिस तरह मिसाल के तौर पर मैकिलेनिन ने करने की कोशिश की थी। माँ, बेटे, भाई और बहन की इस्तिलाहें महज रस्मी नहीं, बल्कि इनके साथ बाहमी हुकूक और फ़राइज़ का एक मख़सूस, मुतय्यन और बहुत ही वाज़ेह तसव्वुर वाबस्ता है, जो मजमूई तौर पर इन लोगों के समाजी आइन की एक ज़रूरी हिस्सा होता है। और अब इसकी तवज्जो मिल गई है। जज़ीरे हाई सैंडविच में मौजूद सदी की इब्तिदाई निस्फ़ हिस्से तक ख़ानदान की एक ऐसी शक्ल मौजूद थी जिसमें ठीक उसी तरह के बाप, माँ, भाई और बहन, बेटे और बेटी, चचा और चची, भतीजे और भतीजी होते थे, जिस तरह की अमेरिका और कदीम हिंदुस्तानी हम ख़ानदानी के निज़ाम को ज़रूरत थी। लेकिन अजब बात यह है कि हम ख़ानदान के जो निज़ाम हवाई में राज था, इसमें और वहाँ की ख़ानदान की असली सूरत में भी तजाद था। वहाँ सभी चचेरे, फुफेरे, ममेरे और खलीरे भाई बहन हकीकी भाई बहन समझे जाते थे और सब सिर्फ अपनी माँ और इसकी अपनी बहनों की या अपने बाप और उसके अपने भाइयों की औलाद नहीं, बल्कि अपनी माँ बाप के सभी भाइयों और बहनों की मुश्तरक औलाद तस्वुर किए जाते थे।
चुनांचे अगर हम ख़ानदान के अमरीकी निज़ाम की तह में ख़ानदान की एक ज़्यादा कदीम शक्ल थी जो अब अमेरिका में राइज नहीं रही लेकिन हवाई में अब भी पाई जाती है, तो हवाई का हम ख़ानदान का निज़ाम ख़ानदान की एक और भी कदीम शक्ल की तरफ इशारा कर रहा है, जिसका वजूद अगरचे आज कहीं साबित नहीं किया जा सकता, फिर भी कभी न कभी ज़रूर रहा होगा। अगर ऐसा ना होता तो हम ख़ानदानी का वो निज़ाम जो इससे मुनासबत रखता है कभी कायम ना होता। मॉर्गन का कहना है कि ख़ानदान एक जिंदा और मुतहर्रिक चीज़ है, वो कभी एक हाल पर नहीं रहता। जिस तरह समाज नीचे से ऊपर की तरफ तरक्की करता है, इसी तरह ख़ानदान भी नीचे से ऊपर की तरफ तरक्की करता है। इसके बरक्स हम ख़ानदान का निज़ाम मजहूल और गैर मुतहर्रिक चीज़ है। तवील वक्फों के बाद ख़ानदान में जो तरक्की होती है वो इसका अक्स होता है। हम ख़ानदानी के निज़ाम में कोई बड़ी तब्दीली सिर्फ इसी वक्त होती है जब ख़ानदान में कोई बड़ी तब्दीली हो चुकी होती है। इस पर मार्क्स ने ये इजाफ़ा किया कि यही बात आमतौर से सियासी, कानूनी, मजहबी और फ़लसफ़ियाना निज़ामों पर भी सादिक़ आती है। ख़ानदान जिंदा हालत में रहता है लेकिन हम ख़ानदान के निज़ाम जामिद और बेजान हो जाता है। अगरचे रस्मी तौर पर इसका ढांचा बाकी रहता है लेकिन ख़ानदानी तरक्की करके इससे आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरह पेरिस के करीब एक ऐसे जानवर के ढांचे की हड्डियों से जिसके बच्चा रखने की थैली होती है, तो वे यकीन के साथ इस नतीजे पर पहुंचा कि ये ढांचा पेट की थैली में बच्चे को रख कर ले जाने वाले किसी जानवर का है, और ऐसे जानवर अगरचे अब नहीं मिलते मगर इस इलाके में ज़रूर कभी रहते होंगे। इसी तरह तारीख़ी तौर पर पुराने ज़माने से हम ख़ानदानी सबूतरी का जो निज़ाम मिला है, इससे हम भी इतने ही यकीन के साथ कह सकते हैं कि इससे मुनासिब